नमस्ते, जय हिंद। मैं श्याम कुमार, आपको इस बोर्ड हैकर में स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का सोशल साइंस का एनालिसिस या उसका विश्लेषण देने जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि आपके इस जो करीबी एग्जाम है क्लास 10th का उसमें कुछ सहयोग कर पाऊं। आप लोगों के बीच एग्जाम का प्रेशर है अभी, और इस एग्जाम के प्रेशर में आप लोग को समझदारी की काम ये करना है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अनुसार से समय दें, क्योंकि समय का खेल है। और आप इस बात पे ध्यान दें कि इस एग्जाम में आपको मार्क्स उठानी है। जो आप पढ़े एक साल तक वो नॉलेज बेस्ड है, लेकिन अब आपको नंबर बेस्ड थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और नंबर बेस्ड ध्यान देने के लिए आपको जितना मार्क्स का जिस सब्जेक्ट में आ रहा है क्वेश्चन, और उस सब्जेक्ट का उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर वाइज आपको ध्यान देना होगा। मैं आप लोग के बीच सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का एनालिसिस या तो सामाजिक विज्ञान के विषय में समझाने की कोशिश करूंगा कि सामाजिक विज्ञान से कितने मार्क्स का आएंगे और कितना समय देना चाहिए और कैसे पढ़ना है इसके विषय में। विशेष तौर पे अगर कहें तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें उसी में सोशल साइंस में भी 4 पार्ट है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। सारे सब्जेक्ट से लगभग लगभग 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट में अधिक भी हो सकता है, हिस्ट्री में अधिक बेसी, लेकिन एक एवरेज लेकर के चले तो 20 मार्क्स के। और अगर 20 मार्क्स में 5 चैप्टर है तो 4-4 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स के जैसा ही समय दे उसमें। ऐसा नहीं कि अगर पॉलिटी समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा समय पॉलिटी पे दे रहे हैं, या तो पॉलिटी नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम उस पर ध्यान छोड़ दे। नहीं, आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान देना होगा। और इसी को लेकर के मैं आप लोग के बीच अभी फिलहाल पॉलिटी का समझाने का कोशिश करूंगा, पॉलिटी के सब्जेक्ट को। और पॉलिटी को समझने का कोशिश करें, ध्यान दें, और आप उस चीज को, कहानी को समझे कि कैसे आप उसका एनालिसिस दें। अगर यदि एग्जाम में आप भूल भी गए तो ये कहानी सुन के आपको याद रहे और आप लिख सकें। मैं आपको अब लेकर के चलता हूँ पॉलिटी, जो आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी कैसे होती है इसके विषय में मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार ध्यान दें। और आइए मैं आपको सब्जेक्ट में लेकर के चलता हूँ। पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी में पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, आप इससे भरी भांति देख रहे होंगे। सत्ता की साझेदारी विशेष तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दे रखा है। 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ में कॉन्स्टिट्यूशन का 4 स्तंभ है, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा होता है पत्रकारिता, जो चारों स्तंभ को, तीनों स्तंभ को जोड़ने का काम करता है। विधायिका जो कानून बनाती है, जो संसद में बैठते हैं भारत में। कार्यपालिका जो उस कानून को पालन कराते हैं। न्यायपालिका जो उस कानून जो बनता है उस कानून को विश्लेषण करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको जांच करते हैं। और इसी तीनों स्तंभ को जोड़ने का काम करता है पत्रकारिता। बट अभी हम लोग पत्रकारिता में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग टोटली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे बात कर रहे हैं। विधायिका कैसे काम करती है इसके विषय में। अब हम लोग आते हैं जो पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी में, जो हम लोग का पॉलिटी का पार्ट है क्लास 10th का। उस सत्ता की साझेदारी में क्या रोल है, क्या कहानी है, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सत्ता की साझेदारी, एक तरह से मैं एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि सत्ता, पावर शेयरिंग, डिवीजन ऑफ पावर। अगर मैं एक ही पर्सन हर काम को करूं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरा जगह पे लोगों को अलग अलग जगहों पे बांट दिया गया है काम को, तो शायद वो कर लेंगे अच्छे तरीके से। जस्ट लाइक उसी तरह से कहा जाता है सत्ता की साझेदारी और सत्ता को डिवीजन, पावर शेयरिंग। अब आते हैं
कहानी है पावर शेयरिंग में मुख्य रूप से बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी, कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या होता है, कैसे होता है, क्या वहां की कहानी है, इसके विषय में विशेष तौर पे कहा जाए तो बेल्जियम इन श्रीलंका का कहानी है मेजर टेररिज्म इन श्रीलंका, accommodation in Belgium, why power sharing is डिसेबल फ्रॉम द पावर शेयरिंग। मुख्य तौर पे कहें तो बेल्जियम और श्रीलंका कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम में साझेदारी और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। चौथा पांचवा पॉइंट है सत्ता की साझेदारी के रूप में क्या जरूरत है। मैं इसी के विषय में आपको से बात करना चाह रहा हूं कि बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी आखिर क्यों दिया है, कोई और शहर का देता, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए जो राइटर है क्लास 10th में लिखे हैं बेल्जियम और श्रीलंका को कहानी, इससे मार्क्स से मोटा मोटी कहे तो 3-4 मार्क्स का आ सकता है, मैक्स हो जाएगा तो 5 मार्क्स का, तो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से भी आ सकता है या तो फिर वो पावर शेयरिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस कहानी को सुने ध्यान से कि बेल्जियम की कहानी और श्रीलंका की कहानी क्या कहता है। बेल्जियम की कहानी को मैं फर्स्टली पहले आता हूं बेल्जियम पे। बेल्जियम वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं आप, वर्ल्ड मैप में बेल्जियम यूरोप में पाता है, जो यूरोप का एक पार्ट है बेल्जियम, और इस बेल्जियम की कहानी को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। और इस बेल्जियम को जो वर्ल्ड मैप से हम बेल्जियम और श्रीलंका के विषय में बात करने वाले हैं कि आखिर हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इस श्रीलंका की कहानी और बेल्जियम की कहानी को क्यों उठाया गया इसके विषय में, और ये बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से हम लोग क्या सीखे इंडिया में, इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बेल्जियम का मैप। अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बेल्जियम का मैप यहाँ यूरोपीय कंट्री में दिखाया गया है, जो यूरोप का एक देश है बेल्जियम, और श्रीलंका जो एशिया का। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बेल्जियम यूरोप का पार्ट है जो यूनाइटेड किंगडम के जस्ट नजदीक पाता है। आप देख रहे होंगे कि बेल्जियम, आप मैप में भी अपने मैप में भी खोल के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आता है सो। अब मैं विशेष तौर पे दिखाना चाहूंगा कि वर्ल्ड मैप, विश्व के मानचित्र में दो एक ऐसे देश को लिया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है जो यूनाइटेड किंगडम के नजदीक पाता है, श्रीलंका जो भारत के दक्षिणी छोर में है, जो समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये दोनों देश का कहानी को कंपैरिजन करते हैं कि दोनों क्षेत्र में सत्ता का परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, और उसको आज हम इंडिया में कैसे उस चीज को चला रहे हैं, कैसे वहां से क्या सीखने को मिला, उस चीज को, जो गलतियां वो की है या जो अच्छाई वो किया है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम पहले आते हैं बेल्जियम की कहानी पे। बेल्जियम जो हमारे एक हरियाणा राज्य से भी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसका कहानी जब वो आजाद होता है उस समय की कहानी मैं बताता हूं कि उस समय इसके आबादी, बेल्जियम की कहानी के तौर पे अगर यदि मैं बताऊं आपको, बेल्जियम के मुख्य तौर पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो आप येलो कलर में देख रहे होंगे वो फ्लेमिश डच लैंग्वेज बोलते हैं, और जो 40% है वेलोन क्षेत्र है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% है वो जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं। इन लोगों का राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में 80% और 20%, 80% लोग वेलोन फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% जो डच भाषा बोलते हैं। मैं कहानी को ब्रीफ फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनें क्योंकि कहानी इसी क्षेत्र से बिलोंग करेगा, आएगा आप लोग के बीच में कि
59% जो रहते हैं लोग फ्लेमिश रीजन में, वो 59% रहते हैं फ्लेमिश रीजन में जो डच भाषा को बोलते हैं। इन लोगों की जनसंख्या कितनी है? 59%। इन लोग की जनसंख्या, वेलोन की जनसंख्या कितना है? 40%। और बोलते कितना है? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और 59% जनसंख्या है डच फ्लेमिश में जो डच भाषा बोलते हैं। और यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग बोलते हैं जो मात्र 1% लोग रहते हैं। कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स की कहानी यह है कि वहां पे जनसंख्या जितना है उस जनसंख्या का 80% लोग वेलोन भाषा का बोलते हैं। जो पूरे देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है वो है फ्लेमिश, लेकिन वहां पे भाषा कौन सा बोलते हैं? वेलोन, फ्रेंच भाषा बोलते हैं 80%, और 20% मात्र बोलते हैं डच भाषा। अब कहानी ये है कि यहाँ पे जब इशू खड़ा हुआ तो भाषा का विवाद शुरू हुआ, और इस क्षेत्र में अपना एक समझदारी बरतते हुए विशेष तौर पे जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो और फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, उन लोगों की जनसंख्या रेटिवली देखे तो ज्यादा है। और इन लोगों ने एक समझदारी से काम लिया और एक सत्ता का विशेष तौर पे अच्छे तरीके से हस्तांतरित किया। अब आते हैं हम श्रीलंका पे, फिर मैं कहानी बताऊंगा। श्रीलंका में सिहाली जो 70% लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो तमिल इंडियन है, जो श्रीलंका में तमिल है वो बोलते हैं 13%, और इंडियन तमिल है वो बोलते हैं मात्र, उन लोगों की संख्या है 4 या कुछ 13% से भी कम है। मुस्लिम की जनसंख्या भी है जो वहां पे रहते थे। श्रीलंका का आजादी मिला 1948 में, और श्रीलंका जब आजाद हुआ 1948 में, फिर वहां पे जब सरकार बनाने का समय आया तो उन लोगों ने सत्ता पे विशेष तौर पे जब कानून बनाने का समय आया तो इन लोगों ने क्या किया कि सिंहली भाषा को ही जोड़ दिया और एकमात्र भाषा को जोड़ दिया, और यहाँ पे एक तरह से गृह युद्ध का सिचुएशन पड़ गया क्योंकि तीनों भाषा को लेकर के नहीं चला। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ इस गृह युद्ध, मैं श्रीलंका का बार बार मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आबादी रहते हैं, 74% आबादी है सिंहली भाषा बोलने वाले लोग का, और जो तमिल बोलते हैं वो 13% है, और जो इंडियन जो भारतीय तमिल बोलने वाले लोग थे उन लोगों की जनसंख्या भी वहां पे जो बागवानी करने के लिए गए हुए थे आजादी से पहले, उन लोगों की जनसंख्या भी थी। और इन लोगों के बीच में जब कानून बनाने का समय आया, क्योंकि दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं, जब नियम तय करने का समय आया तो इन लोगों ने एक ही चीज को जोड़ दिया, वो सिंहली भाषा को। अब मैं बताता हूं, वापस आते हैं डच है बेल्जियम पे। बेल्जियम पे जब कूच का समय आया तो इन्होंने कानून जब बना रहे थे तो दोनों भाषा के इक्वल दिया गया समझौता, इक्वल राइट्स दिया गया, इक्वल पावर दिया गया। जो जितना सांसद डच बोलने वाले होंगे उतना फ्रेंच बोलने वाले को भी रिप्रेजेंटेशन दिया कानून में, संविधान में, और उन दोनों का बराबर, अगर यदि कोई कानून बनता है तो दोनों का इक्वल राइट्स दिया जाएगा। और यही कारण है कि आज वेनेजुएला में अच्छे तरीका से कानून चल रहा है, और यहाँ
तक कि जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उस राजधानी में भी दोनों का राइट्स दिया गया और राजधानी को ज्यादा यूरोपीय यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी बनाया गया था ब्रुसेल्स में। अब रहा बात कहानी समझने की है कि बेल्जियम इतने अच्छे तरीका से क्यों क्यों किया कैसे। बेल्जियम जहां पे सबसे ज्यादा आबादी 59% लोग रहने वाले लोग और 49% रहने वाले लोग कम थे, वो 49% वाले लोग रिच ज्यादा थे, जबकि 59% वाले लोग की जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन गरीबी ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने कभी भी गरीबी को नहीं कमजोर समझा और वो अपने आप को अमीरी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हुए इक्वल राइट्स दे करके कानून बनाए। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो व्यवस्था है वो तीनों स्तर पे महत्व दिया गया, जिसको तीनों स्तर पे कहें तो केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे और लोकल लेवल पे। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका से बोला जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय शासन, राज्य स्टेट प्रांत, स्टेट गवर्नमेंट में जिसको प्रांतीय सरकार बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो ग्रामीण सरकार बोलते हैं। अब उस इस वेनेजुएला में ये फ्लोरिस में 59% बोलने वाले थे, उस जगह पे सबसे ज्यादा बोलने वालों की आबादी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया और कानून बहुत बेहतर तरीके से बनाया गया। और इक्वल राइट्स देने का कारण ये हुआ कि यहाँ पे जो बेल्जियम में सत्ता का इक्वल राइट्स दिया गया, इसके वजह से लोग अच्छे तरीका से वहां पे रह पाए और अपना कानून, अपना बात पार्लियामेंट में अच्छे तरीका से रख पाए और कोई क्लैश होने का संभावना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हर तबके के लोग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का पावर दिया गया। लेकिन यही चीज आप देखेंगे श्रीलंका में इक्वल पावर नहीं दिया गया, वहां पे भाषा विवाद शुरू हो गया। भाषा विवाद इस वजह से क्योंकि सिंहाली भाषा बोलने वाले को सबसे ज्यादा पावर दिया गया और सिंहली भाषा बोलने वाले को सिंहाली बोलने वाले को राष्ट्रीय भाषा के तौर पे श्रीलंका में अपना लिया गया। और कारण ये हुआ 1980 के दशक में गृह युद्ध का सिचुएशन आ गया। गृह युद्ध कहे तो बड़े हिंसा जो लंबे समय तक चलता रहे उसको गृह युद्ध के, जो अपने ही देश के अंदर में बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहे उसको गृह युद्ध के तौर पे माना जाता है, कहा जाता है। और श्रीलंका में यही हुआ कि लोग जो तमिल भाषा बोलने वाले और सिंहली भाषा के बीच में राइट्स हो गया और सही से नहीं चल पाया। और अंतिम में ये सिचुएशन कब सुधरा? 1980 से चलते चलते 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई श्रीलंका में। और जब सत्ता का इक्वल राइट्स दिया गया तब अब आते हैं बात कि ये चैप्टर वाइज कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को हमने समझा। बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को समझा कि बेल्जियम में अच्छे तरीके से सत्ता को हस्तांतरण किया, इक्वल राइट्स दिया गया। श्रीलंका में इक्वल राइट्स नहीं दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे कू हो गया। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो जितने भी बहुसंख्यक थे उसको ज्यादा पावर दिया गया। जो जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी, ज्यादा बोलने वाले लोग थे, उनके ज्यादा पावरफुल लोग बने, ज्यादा सांसद बने, विधायकी में ज्यादा लोग गए और उन लोग का क्या हुआ कि बहुसंख्यक लोगों का मेजोरिटेरिज्म राइट्स फुलफिल हो पाया। वहीं आप देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में
का जो समझदारी है वो कितने अच्छे तरीके से निभाया गया। तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका का कंपैरिजन, जो बेल्जियम के लोगों ने समझदारी से काम लिया, हर तबके, हर लोगों को पावर दिया गया, हर किसी को अपने जाति, अपने क्षेत्र को, अपने इक्वल, सॉरी इक्वल भाषा बोलने वाले के आधार पे उन लोग को राइट्स दिया गया। अब आते हैं जो मुख्य बातें हैं, वाई पावर शेयरिंग देश, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। मैं मोटा मोटी एक कहानी बताता हूं जो यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका से लिया गया। सत्ता की साझेदारी में अगर जरूरी क्यों होता है, क्योंकि जो लोग ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसके आबादी ज्यादा है, उन लोगों के अपना पावरफुल ज्यादा जनसंख्या दिखेगा। और जो कम जनसंख्या है, जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम है, उनकी संख्या तो कम दिखेगी, तो ज्यादा बोलने वाले जनसंख्या वाले लोग कम वाले लोग को दबाव देते हैं। तो होता क्या है कि जब कानून बन रहा होता है उस समय अगर यदि दोनों समुदाय को, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को अगर यदि इक्वल राइट्स दिया गया कि आप चाहे, अगर यदि 59% बेल्जियम में है, 49% 59% और 49% 40% है, तो दोनों को इक्वल राइट्स दिया गया कि दोनों जाएंगे पार्लियामेंट में, दोनों जाएंगे अपने कानून बनाने वाले स्थान विधायिकी में, और इक्वल पावरफुल, इक्वल तरीके से कानून बनाएंगे और इक्वल साझेदारी होगी, ताकि बीच में क्लैश नहीं। ये जरूरत होता है कि सत्ता में साझेदारी देने का। अगर आप लोकल लेवल पे देखेंगे, आपके आप क्षेत्र में, अपने घर पे ही, कि अगर जितना मम्मी का चलता हो, पापा का भी चलता हो, तो दोनों का इक्वल चल रहा है। लेकिन अगर यदि बाबूजी का बहुत ज्यादा बात चलता है, मम्मी का नहीं चलता है, तो क्लैश होना से दबाव देते हुए रहते हैं। पापा जो बोले वही बात मानना पड़ेगा मम्मी को, या तो मम्मी का बहुत ज्यादा बात चल रहा है तो मम्मी को मानना पड़ेगा। गांव क्षेत्र में अगर आप देखते होंगे कि जिसका ज्यादा बात चलता है वो आदमी ठोकते रहता है। लेकिन हाँ, सब लोग अगर यदि समझदारी से काम कर रहेंगे तो लोकल बात को भी अच्छे तरीके से टेकल किया जा सकता है। अब आता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप में कैसे कैसे किया जाए सत्ता को साझेदारी के रूप में। तो मैं आपको बताता हूं कि 2-3 तरीके होते हैं जो किया जा सकता है। पहला, विधायिकी तरीके से, जो विधायिकी बोले तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में जितने भी विधायक सांसद बन के जाते हैं उन लोग को इक्वल राइट्स दिया जाए। अगर जुडिशरी में देखें तो जुडिशरी में भी उन लोग को एक तरीके से, साफ तरीके से जरूरत उसमें जगह दिया जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कार्यपालिका, जिसमें शासन चलानी होती है, जो जिसको लागू करता है, और उस लागू करने में भी इक्वल राइट्स दिया जाए। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि विधायिकी में, न्यायपालिका में और कार्यपालिका में तीनों स्तर पे अलग अलग एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए रहते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो उसको कानून को चेक करती है, जांचती है और लागू कराती है, वो है कार्यपालिका। और तीनों का समन्वय अच्छे से होना चाहिए ताकि तीनों का रिप्रेजेंटेशन, हर भाषा के लोग, हर क्षेत्र के लोग को रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चल पाता है। जैसे हमारे देश में देखते होंगे कि कहीं पे जो हिंदी भाषी के लोग बोलने वाले हैं, तमिल भाषी को बोलने वाले लोग हैं, कुछ मराठी है, कन्नड़ है, तो हर भाषा के आधार पे भी तबके के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि ताकि वहां के लोगों को वो व्यक्ति समझा सके, बात को रख सके, वो अपना अकेला फील ना करे। अच्छा, जो न्यायपालिका में है, मैक्सिमम तो अभी भारत के न्यायपालिका में इंग्लिश का ही ज्यादातर बोलचाल चलता है। लेकिन हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लोग ही सिर्फ उस क्षेत्र को ना चला पाए तो हिंदी का रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है न्यायपालिका में भी कि काम तो होते हैं लोकल लेवल पे जो हिंदी में, और लिखा पढ़ी होता है इंग्लिश में, बट भाषा के आधार पे भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है।
कार्यपालिका में भी काम जो होते हैं ग्रामीण स्तर पे, लोकल स्तर पे विधायिका जो जितने भी एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीसी हैं, वो सारे काम तो लोगों को अगर समझाना होता है तो हिंदी में जाकर के समझाते हैं, लेकिन काम तो इंग्लिश में होता है। तो इस तरह से भाषा को भी इम्पोर्टेंस देते हुए लोगों को समझाना इम्पोर्टेंट होता है। तो सत्ता का साझेदारी के तौर पे अगर यदि कहें तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का अलग अलग रूप है, जो इस तरह से समझाया जाता है कि आप किस तरह से उस चीज को हिंसा ना भड़के, लोग समझे, लोग अच्छे तरीके से समझ के उस चीज को चलाए, अपना क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपना देश को। क्योंकि अगर बहुत बड़ा देश है तो प्रांतीय सरकार बनाया जाता है, राज्य जिसको कहीं हम लोग के यहाँ राज्य सरकार बोलते हैं। और भी ज्यादा बड़ा जगह होता है तो नगर पालिका और ग्रामीण सरकार के तौर पे चलता है। तो ये सत्ता का साझेदारी के रूप में अगर यदि देखें तो लोग, अब मैं समराइज करूं तो सत्ता का साझेदारी जरूरी इसलिए होता है कि लोग मिलजुल के अपने क्षेत्र में अच्छे तरीका से रहे, और इक्वल कानून जब नियम बनाने का समय आए तो हर तबके के लोग, हर क्षेत्र के लोग अपना अपना कानून बना सके। अभी मैं आप लोग जो क्लास 10th का सत्ता के साझेदारी, पावर शेयरिंग, पॉलिटी का पार्ट है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश किया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि पॉलिटी में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज ध्यान दें, क्योंकि नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके आगे चल के। क्योंकि एक मैं इसमें कहना चाहूंगा, नंबर ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम क्रैक करेंगे आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम, लेकिन आपका डिग्री उस ताले को खोलने का काम करता है। अगर वो ताला लगा हुआ है तो ये ताला का चाबी बनता है आपका डिग्री, तो चाबी बहुत ही मजबूत चाबी बनाए जो हर समय काम है। तो इतना समय दें पॉलिटी पे जितना आपके एग्जाम पे आ रहे हैं। मैं आप लोग के बीच में मैराथन लेकर के आऊंगा, बस ही 2 से 3 दिन के बाद, जो शाम को 4 बजे से होगा, जो कंप्लीट पूरा पॉलिटी एक साथ होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। और आप उसको मैं रिवीजन कराने का कोशिश करूंगा आपको कि हिस्ट्री का पार्ट, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को एक साथ रिवीजन करा पाऊं। और जो हो सकता है पार्ट बाय पार्ट, सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोग को वीडियो पोस्ट अपलोड कर दूंगा, और आप उस मैराथन में जुड़े। और जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को शाम में लाइव आने का कोशिश करूंगा, शाम में कल से। और आप लोग को मैं क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश करूंगा। मैराथन का कार्यक्रम 4 तारीख के शाम 4 बजे से, या तो 5 तारीख को, 5 तारीख के विशेष 5 तारीख को शाम को 4 बजे से जुड़े मैराथन पे, जो कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट रिवीजन के साथ में आप लोग के बीच में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।